अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 51। और इस पेपर में देखते हैं कि क्या मसले मसाइल आए बच्चों को और इस पेपर में क्या है। मैंने ये बेटा अलग अलग क्लासेस में कराया था, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस। तो ऐसे जितने मसले नहीं थे, लेकिन हाँ इसके एक दो सवाल वाकई में जेन्युइनली ट्रिकी थे। हम उन पे जरा ज्यादा टाइम लगा देंगे, बाकी क्वेश्चंस को जरा गो थ्रू करते हैं। अब जैसे कि पहला सवाल है बेटा, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि सेकंड्स है। The times taken by 120 children to complete a particular puzzle are represented in the cumulative frequency graph. बेटा 120 बच्चों को कोई भी पजल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में दिखा दिया है। अब इन्होंने क्या किया, यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटरकोटाइल रेंज ऑफ द डेटा। बेटा 120 स्टूडेंट्स हैं, इंटरकोटाइल रेंज चाहिए हमें अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से। तो पहले तो हम दिखाएंगे लोअर कोटाइल। भाई लोअर कोटाइल क्या होता है? 25% ऑफ 120। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 25/100 इंटू 120। सही है, तो ये आ जाता है 30। अब मैं देखूंगा भाई यहाँ पे 30 है, 30 पे क्या वैल्यू आ रही है? 30 पे बेटा वैल्यू है 23.75, ठीक है। फिर मैं देखूंगा बेटा अपर कोटाइल। अपर कोटाइल क्या होता है? 75% ऑफ 120 विच इज 75/100 इंटू 120 विच इज 90। तो बेटा आपने 90 पे एक वो बना दी, और ये आया बेटा हमारे पास 31। तो इंटरकोटाइल रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? 31 माइनस 23.75, सही है, 7.25 आ जाएगी। तो बेटा ये आपका सिंपल सा हो गया। अगला पार्ट क्या है? 35% ऑफ द चिल्ड्रन टुक लॉन्गर देन टी सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। यानी कि यार 35% ने एक टाइम से ज्यादा लिया है। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टी। 35% ऑफ 120 हम पहले निकालेंगे बेटा। 35% ऑफ 120 वो क्या आता है? 42 आता है। यानी कि 42 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टी सेकंड से ज्यादा टाइम लिया है। 42 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टी सेकंड से ज्यादा लिया है। तो मैं क्या करूंगा? 120 में से 42 माइनस कर दूंगा। सही है बेटा। 122 में से 42 जब मैं माइनस कर रहा हूं तो 78 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यानी कि 78 बच्चे ऐसे होंगे, सही है, जिन्होंने टी सेकंड से कम टाइम लिया होगा। तो ये टी है, और ये बेटा क्या आ जाएगा कहाँ पे? 25, 26, 27, 28, 29। बेटा 28.5 के करीब है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दी? 28.6। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब समझ आ रही है बेटा मैंने क्यों आप लोगों के आगे 42 से अपर बाउंड लिया है। आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग एक सवाल है ये कि भाई हजीम रिपीटेडली थ्रोज टू ऑर्डिनरी फेयर सिक्स साइडेड डाइस एट द सेम टाइम। बेटा ये जो भी बंदा है, ये दो फेयर डाइस बार बार फेंक रहा है। ऑन ईच ओकेजन द स्कोर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स दैट शी ऑब्टेन्स। ये जो भी बंदी है बेटा, ये क्या करती है? जो भी दो डाइस फेंके इनके स्कोर्स को सम कर देती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एग्जैक्टली 5 थ्रोस ऑफ द टू डाइस टू हजीम टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। पहले तो मुझे देखना होगा 8 और मोर आता कब है भाई। देखो अब अगर मैं दो डाइस का स्कोर देखूं और बेटा मोर देन 8 आया, तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा 8 और मोर देखें कितनी बार हो रहा है। 8 और मोर, 8 और मोर बेटा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बेटा 8 और मोर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 15/36। यानी कि हमारे लिए पी क्या हो गया? 15/36 हो गया। ठीक है बेटा, 8 और मोर। तो अब कहानी हमारे पर बड़ी सीधी सी हो जाएगी कि भाई
प्रोबेबिलिटी निकालें कि एग्जैक्टली 5 थ्रोज हों ऐसी कि 8 और मोर आए पहली बार। सही है, तो आप कह दोगे यार पहली बार 8 और मोर आना यानी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब भी हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लेके आते हैं तो उसको हम खाली रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो पी क्या है, 8 और मोर होना, यानी 15/36। इन्होंने कहा एग्जैक्टली 5 रोज लगे, यानी कि एग्जैक्टली 5 रोज का क्या मतलब है कि 4 बारी फेल हो, क्यू 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 क्यू, यानी कि शुरू की 4 बारी बेटा 8 और मोड नहीं आया, फिर 5वीं बारी में आ जाए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 4 इंटू पी। बेटा अगर पी है 15/36 तो क्यू हो जाएगा 21/36, और फिर ये हो जाएगा 15/36। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, एंड यू आर एबल टू स्कोर 2 मार्क्स। फिर अगला पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स नो मोर देन 4 थ्रोज ऑफ द 2 डाइस टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। नो मोर देन 4। अब बेटा नो मोर देन 4 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 4, यानी कि या तो पहली बारी में आ जाए, या तो दूसरी बारी में आ जाए, या तो तीसरी बारी में आ जाए। सही है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, या चौथी बारी में आ जाए। एक तो तरीका ये 1 2 3 4, सही है। एक तो ये तरीका है जो कि बड़ी आसान सी अप्रोच है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन और इक्वल टू आर क्या होता था, 1 माइनस क्यू की पावर आर। याद है बेटा, तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते थे 1 माइनस क्यू की पावर 4, यानी कि 21/36 की पावर 4 विच इज 0.884। किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा यहाँ तक। सही है, फिर उसके बाद अगला पार्ट है फॉर 8 रैंडमली चोजन थ्रोज। अब बेटा हम लोग 8 बार ही थ्रो कर रहे हैं, ये फिक्स कर दिए हैं। देखो जब भी नंबर ऑफ थ्रोज फिक्स कर दें, चाहे तो बायनॉमियल होगी या तो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर काउंट हमारा लेस देन 30 है तो हम बायनॉमियल पे स्टिक करेंगे। Find the probability that Hazim obtains a score of 8 or more on fewer than 3 occasion। देखो यानी कि अब हमारा बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट हुआ डेटा, कितनी थ्रोज हमारी हैं 8, 8 और मोर हमारा डिजायर्ड आउटकम है। 8 और मोर की प्रोबेबिलिटी क्या थी 15/36 ऑन फ्यूअर देन 3, यानी कि x बीइंग लेस देन 3। बेटा लेस देन 3 का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो बेटा वही वाली बात, 8C0 15/36 की पावर 0, 21/36 की पावर 8, 8C1 15/36 की पावर 1, 21/36 की पावर 7, प्लस 8C2 15/36 की पावर 2, 21/36 की पावर 6। खत्म। बेटा इसका जब आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा वो आ गया 0.282। बस ये खत्म हो गया सवाल हमारा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ये पहले दोनों सवाल एज सच मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या बातें हो रही हैं, कोई फार्मर है जो कि अंडे बेच रहा है। अ फार्मर सेल्स एग्स, the weights in gram of the eggs can be modeled by a normal distribution। already normally distributed है, जो weight है eggs का weight normally distributed है। सही है, with mean 80.5 and standard deviation 6.6। सही है बेटा, तो बेटा eggs are classified as small, medium और large according to their weight। बेटा eggs को हम लोग या तो small, medium और large कहते हैं उनके weight के हिसाब से। A small egg weighs less than 76 ग्राम। बेटा कोई अंडा अगर 76 ग्राम से कम है तो उसको हम स्मॉल कहते हैं। और 40% जो है वो मीडियम है, 40% मीडियम है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एग्स दैट्स आर क्लासिफाइड एज स्मॉल। भाई देखो परसेंटेज चाहिए हमें। बेटा स्मॉल एग्स कौन से हैं जिनका वेट है लेस देन 76 ना, ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 80.5 एंड मीन कॉमा वेरिएंस, यानी कि ये स्मॉल एग्स थे, इनकी प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 76x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो बेटा इसकी जेड वैल्यू आपके पास क्या है, -0.682। बेटा -0.682 किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन 0.682 के। अच्छा ग्रेटर देन 0.682 किसके बराबर होगा, 1 माइनस 5 ऑफ 0.682। बेटा 1 माइनस 5 ऑफ 0.682 आप निकाल सकते हो डायरेक्ट
वो टेबल से, तो आपका आंसर क्या आया? 0.2476। तो बेटा इसकी परसेंटेज आपके पास, बेटा आपको अगर लिखनी होगी तो आप इसकी परसेंटेज कैसे लिख देंगे बेटा? 24.8 परसेंटेज आप इसकी क्या लिख देंगे? 24.8। किसी भी बच्चे को कोई मसला है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने कहा फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग टू बी क्लासिफाइड एज लार्ज। अब देखो मेरी एक बात सुनो, 0.2476 तो ये रहे बेटा, 40% मीडियम है, यहां से 40% अगर मैं देखूं तो ये 0.4 हो गया। बेटा वर्किंग आप यहां तक पूरी दिखाओगे, सही है। तो अगर ये 0.4 है, ये 0.2476 है, तो मैं कह रहा हूँ इससे पीछे के सारे अंडे, इससे आगे के सारे लार्ज होंगे। तो बेटा आगे की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.6476। आगे की क्या हो जाएगी? लार्ज की probability of x being less than large is 0.6476। मैं इस पे z वैल्यू निकाल सकता हूँ, z वैल्यू को कह दिया a, और वो पॉजिटिव होगी। z being less than a is equal to 0.6476। तो बेटा a क्या आ जाएगा? 5 इनवर्स ऑफ 0.6476। आपको बच्चा कहता है सर प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू कैसे निकालें, यानी कि 5 इनवर्स। मैं उसका भी कैलकुलेटर फिर से दिखा देता हूँ, जरा देख लो, आपके काम आएगा। 0.6476 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी जरा चेक करो। अब इन्होंने क्या कह दिया है? 150 ऑफ द एग्स फॉर सेल लास्ट वीक वर वेट। बेटा आपने 150 अंडे वे करे हैं। यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 68 ऑफ दीज एग्स वर क्लासिफाइड एज मीडियम। पहले तो यार ये देखना होगा मीडियम सही है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई हमने देखा था मीडियम की प्रोबेबिलिटी थी 0.4, मीडियम अंडों की प्रोबेबिलिटी थी 0.4। अब इन्होंने भाई हमने कितने अंडे वे करे हैं? 150, और उसमें से कितने मोर देन 68 क्या हो? मीडियम हो। ये बात इन्होंने मांगी है। पहली बात तो आप ये देखो यार, सारे के सारे अंडे होते हैं डिस्क्रीट, और अंडे अब हो गए 150। अब मैं 150 अंडों में से बेटा मीडियम के लिए ये तो नहीं कराऊंगा कि भाई मीडियम की प्रोबेबिलिटी 0.4 और मैं 150 अंडों को चेक करूं। यानी मोर देन 68 का क्या मतलब है बेटा? 69, 60, 70, 71, 72, 73, 150 तक तो नहीं जाने वाला मैं, इतना बड़ा ख्वारी मैं नहीं करने वाला। तो अब मैं क्या हरकत करूंगा बेटा? मैं पहले अपने डेटा को, डिस्क्रीट है ना, तो मैं इसको करूंगा बेटा उसमें नॉर्मल की तरफ। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा मीन। मीन कैसे निकलता है बेटा? एनपी से, यानी कि 150 इंटू 0.4। फिर मैं निकालूंगा बेटा वेरियंस, एनपी क्यू, विच इज वॉट 150, 0.4, 0.6। मीन आ गया बेटा 60, वेरियंस आ गई 36। तो मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी मीडियम अंडे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मीन और वेरिएंस भी आ गया दोनों का। अब इन्होंने कह दिया मोर देन 68 ना। बेटा जब भी आप गाइस डिस्क्रीट से कंटिन्यूस जाते हैं तो आपको कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना पड़ता है, और मोर देन के लिए हम लोग हमेशा 0.5 ऐड करते हैं। तो आपने बेसिकली क्या निकालना है? एक्स बीइंग ग्रेटर देन 68.5। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? 0.5 ऐड करने वाले को कंटिन्यूटी करेक्शन। तो अगर आपको बेटा प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्स बीइंग ग्रेटर देन 68.5, तो आप लोग क्या करेंगे? फिर वही वाली बात, जेड वैल्यू निकालेंगे, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा जेड वैल्यू क्या आ रही है? 1.417। अगर बेटा जेड वैल्यू 1.417 से आगे का एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए ना, तो अब आप लोअर में क्या रख देंगे? 1.417, अपर में क्या रख देंगे? 10,000। तो डायरेक्टली आगे का एरिया आ जाएगा। आपने क्या करा? मेन्यू 7, नॉर्मल CD, लोअर की जगह आपने रख दिया 1.417, अपर की जगह आपने क्या रख दिया? आगे तक जा रहे हैं 10,000 तक, समझ लो जा रहा है। तो बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0.0782। और बेटा इसके भी आपको सवाल के 5 नंबर पार्ट के और, ठीक है बेटा, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और सवाल है आपका, जो कि थोड़ा सा उस टाइप का है। द टाइम्स टू द नियरेस्ट मिनट ऑफ 150 एथलीट्स। अब बेटा ये बता दिया कि हमारे पास एथलीट्स कितने हैं? 150 हैं।
और इन्होंने अब क्या कह दिया, टेकिंग पार्ट इन अ चैरिटी रन आर रिकॉर्डेड। बेटा ये इसका ईयर है अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 51। सही है। अब खैर इन्होंने क्या कह दिया भाई, इसका आप बना के दो हिस्टोग्राम। अब पहली बात ये, आप यहाँ पे देखोगे क्या ये कंटिन्यूस है डेटा, आप कहोगे नहीं सर ये तो कंटिन्यूस नहीं है। अब भाई जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो बेटा हिस्टोग्राम नहीं बनता, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम बनाता है। और पहले तो आप लोग इसे क्या करते हैं, डेटा को कंटिन्यूस करते हैं। अब अगर मैं इस डेटा को कंटिन्यूस करूं तो ये क्या हो जाएगा, 100.5 से 121.5, फिर बेटा 121.5 से 130.5, फिर बेटा 131.5 से 130.5 से 135.5। अच्छा बेटा एक मैंने छोटी सी गलती करी है, 120.5 होगा। लोअर बाउंड में आप अब एक कहने के पीछे ली, उसके अपर बाउंड में 0.5 ऐड करते हैं और लोअर बाउंड में 0.5 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 135.5 से 145.5, फिर बेटा 145.5 से 160.5, ये आ गया। फिर आप बेटा फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। फ्रीक्वेंसी है 18, 48, 34, 32, 18। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देख लेना बेटा इसका भी फ्रीक्वेंसी का भी सम क्या आ रहा होगा, 150 ही आएगा। सही है। अब इन्होंने कहा हिस्टोग्राम बनाओ, भाई हिस्टोग्राम तो नहीं बनेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम बनेगा। सही है। तो आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे क्लास फिफ्थ का। बेटा यहाँ पे क्लास फिफ्थ कितनी है, 20 की। यहाँ पे क्लास फिफ्थ कितने की है, 10 की। यहाँ पे क्लास फिफ्थ 5 की है। यहाँ पे क्लास फिफ्थ 10 की है। यहाँ पे क्लास फिफ्थ 15 की है। सही है। फिर आप एक और कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास फिफ्थ। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 18 डिवाइड बाय 20। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0.9। बेटा ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 10 विच इज 4.8। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, 34/5। 34/5। बेटा 34/5 6.8 हो जाएगा, और 5.8 हो जाएगा, नहीं 6.8 होगा। यही आ रहा है, प्लीज मुझे एक्नॉलेज कर दो बेटा। फिर बेटा ये 3.2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 18 डिवाइड बाय 15, 1.2। सही है। अब आपको बेटा मैक्सिमम क्लास फिट यहाँ पे क्या शो करनी, 6.8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा अब आपने इसको ड्रॉ करना है। अच्छा डेटा हमारा बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी हम जरा देख लेते हैं। हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है 101 से। सही है। तो आपने क्या करना है बेटा, 100.5 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, 160 तक ना, 110.5, 110, ये बल्कि बेटा ये ज्यादा छोटा हो जाएगा स्केल, 105.5, 110.5, 115.5, 120.5, 125.5, 130.5, 130.5 के बाद 140.5, 145.5। या मसला ये है कि तो शायद 160 तक जा रहा है। चलो खैर है, मैं इसको पूरे को पीछे कर देता हूँ। 150.5,
ना हो पर 155.5। आप लोग देख रहे हो बेटा, ये स्केल पूरा आपने बना के दिखाना है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पे बात क्या हो रही है। बेटा 100.5 से 120.5 की फ्रीक्वेंसी है 18। फ्रीक्वेंसी 18 है, लेकिन बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है 0.9। सही है। और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, 120.5 तक। ये आ गया। फिर बेटा अगले में क्या हो रहा है, 4.8 है। 120 से 130, 4.8। बेटा ये रहा हमारा 4.8। ये कहाँ तक जा रहा था, 130.5 तक ना। यहाँ तक आ गए अब हम लोग। बेटा आई वांट क्या आप लोग भी इतने सफाई से काम करें। फिर उसके बाद क्या है, 6.8 है। 131.5 से 135.5। क्या है, 6.8 ना। सही है। अब बेटा 6.8 चाहिए हमें, बताया यहाँ पे कहीं पे 7 आएगा। तो 6.8 हमारा कुछ यहाँ होगा। लेकिन ये बेटा कितनी सी रेंज के लिए है, 130.5 से 135.5। ये भी आ गई। फिर उसके बाद भाई 3.2 है। 135.5 से 145। 145.5। और बेटा इसकी जो वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो है 3.2। खत्म बात। अच्छा जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 1.2 अगली 160 तक। 1.2। बेटा ये आपका ग्राफ भी बन गया। ठीक है मेरे बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। आप लोग बेटा पेपर बना रहे होगे तो थोड़ा सा रिलेटिवली तेज होगा। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द एथलीट्स। बेटा एस्टिमेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन चाहिए ना, तो अब आप लोग क्या करेंगे। ये देखिए बेटा, मुझे अगर मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन चाहिए तो मुझे मिड वैल्यू वगैरह चाहिए होगी ना। एक नई कहानी आ जाएगी। मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए मेहनत तो है। बेटा मिड वैल्यू में यहाँ पे अब लिखता हूँ टाइम्स की। बेटा 100.5 से 120.5 की मिड वैल्यू क्या होगी।
इसकी मिड वैल्यू आ रही है 1110.5। बेटा 120.5 प्लस 130.5 क्या है बेटा? 125.5। ये क्या आ जाएगा बेटा? 130.5 प्लस 135.5 डिवाइड बाई 2, आ गया 133। फिर बेटा इसके बाद 135.5 प्लस 145.5, ये आ जाएगा बेटा 281/2। इसके बाद 145.5 प्लस 160 ये आ गया 153। मिड वैल्यू आ गया। अब आप बेटा क्या करेंगे? सबको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। एफ एक्स का एक कॉलम चाहिए होता है ना भाई। तो यार सिंस आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, मेरी वर्किंग थोड़ी सी स्लो हो गई है एंड ट्रस्ट मी वो मुझे अब तपा रही है थोड़ा। बेटा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो 18 को 110.5 से, बल्कि इनफैक्ट रुको मैं अपना कैलकुलेटर ही ले आता हूँ। बेटा पहली वाली वैल्यू है 18 इंटू 110.5, 1989। अच्छा एक बच्चे ने यहाँ पे लिख के भी दे दी वैल्यू सारी, 6024। आई होप बच्चे की वैल्यू सारी सही हैं। 4522 पे 4496 पे 2754। फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज निकालेंगे, एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? 110.5 का स्क्वायर, बल्कि एफ एम स्क्वायर कर देते हैं, या वही एफ टी का स्क्वायर कर देते हैं, इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 18 है इस क्लास की, 219,784.5, 125.5 का स्क्वायर इंटू 48, 756012, 756012। फिर बेटा 133 का स्क्वायर इंटू 34, 601426। फिर बेटा 140.5 का स्क्वायर इंटू 32, 631688। फिर बेटा 153 का स्क्वायर इंटू 18, 421362। अब बेटा इन सब के सम भी हम उठा लेते हैं, समेशन ऑफ एफ टी। इन सबको ऐड कर दो, 1989 प्लस 6024 प्लस 4522 प्लस 4496 प्लस 2754, 19785। फिर इसका क्या हो रहा है भाई? 219,784.5 प्लस 756,012 प्लस 601426 प्लस
631,688 plus 421,362. Summation of FT square 263,027,2.5. पता नहीं, मैं आप लोगों के मैसेज भी देख लूं भाई। अच्छा, मुहाद अलवी ने भी वैल्यू निकाली है। मुहाद की और मेरी वैल्यूज में क्यों फर्क आ रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मुहाद बेटा, आपकी और मेरी वैल्यूज में फर्क है। 1989 प्लस 6024 प्लस 4522 प्लस 4496 प्लस 2754 19785 है। मुहाद बेटा प्लीज देख लेना, 19785 है। ठीक है, चलो परफेक्ट। हाँ सही है बेटा, मेरा सही है। मैं गलती कर सकता हूँ लेकिन कम होता है बेटा। मीन अब आपके पास क्या आ जाएगा, मीन टाइम सबमिशन ऑफ एफ टी अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। सबमिशन ऑफ एफ टी क्या हो गया, 19785 अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, टोटल एथलीट्स हमारे पास कितने थे, 150 थे, डिवाइड बाय 150, 50। मीन टाइम आया 131.9। फिर बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ summation of ft square and I get 2630,272.5 upon 150 minus 131.9 का स्क्वायर। तो बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रही है, 2630,272.5 डिवाइड बाय 150 माइनस 131.9 का स्क्वायर। रूट ऑफ आंसर 11.73। पता नहीं अब आप लोगों ने भी निकाली है कि नहीं। सही है, नहीं माज। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है यार, कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ मीन एंड दिस ना। तो बेटा आप 3 सिग्निफिकेंट में अपने आंसर्स रखो। तो आप कैसे लिखोगे, मीन 132 और फिर ये सारे बेटा सेकंड में है ना टाइम, मिनट्स में, सॉरी मिनट्स। और बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या आ गई, 11.7 मिनट्स। चलो भाई, ये भी आंसर आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नए सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, अ रेड स्पिनर हैज 4 साइड्स लेबल्ड 1 2 3 4। कोई स्पिनर है बेटा जिसमें 4 साइड्स हैं 1 2 3 4। जब स्पिनर को आपने घुमाया, when the spinner is sum, the score is the number on the side on which it lands। स्कोर क्या है, जिस साइड पे लैंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा इसको देखते हैं हम लोग। द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द स्कोर। एक्स क्या कर रहा है, स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्कोर यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स इज गिवन बिलो। यानी कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.28, 2 की प्रोबेबिलिटी पी है, 3 स्पिनर पे आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 2p है, 4 आएगा स्पिनर पे इसकी प्रोबेबिलिटी है 3p। हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि 0.28 प्लस p प्लस 2p प्लस 3p शुड बी इक्वल टू 1। तो बेटा p की वैल्यू आ गई 0.12। सही है, अगर बेटा p की प्रोबेबिलिटी 0.12 है तो ये हो जाएगा 0.24, ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, a fair blue spinner has and a fair green spinner each have sides labeled 1 2 3 4। अब बेटा एक ब्लू और ग्रीन अलग अलग 2 स्पिनर है। सही है, 2 स्पिनर्स हैं ये नए, और एक पुराना भी स्पिनर था जो हमारा रेड था। रेड ब्लू ग्रीन 3 स्पिनर हो गए, तीनों पे बेटा यही नंबर्स हैं 4, 1 2 3 4। ऑल 3 स्पिनर्स रेड ब्लू एंड ग्रीन आर स्पन एट द सेम टाइम। अब तीनों स्पिनर्स को एक साथ आपने स्पिन किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 स्कोर्स इज 4 और लेस। यानी कि तीनों स्पिनर्स का स्कोर या तो 3 है, या तो उससे 4 है, या तो उससे लेस है। अब बेटा एक बात जरा थोड़ा हम लोग सुकून से सोचते हैं यार, अगर तीनों स्पिनर्स पे 1 1 1 आ गया तो हमारा स्कोर क्या हो जाएगा, 3। अगर तीनों स्पिनर्स में से किसी एक पे 2 आया और बाकी दोनों पे 1 1 आया तब आ जाएगा 4। तो हमने क्या करा भाई,
111 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.28, 0.25, 0.25। ये देखो बाकी स्पिनर्स पे तो बेटा प्रोबेबिलिटी वही है ना, 1/4, 1/4, 1/4। देखो ब्लू और ग्रीन स्पिनर पे बेटा हर फेस पे की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, क्योंकि ये फेयर है, फेयर स्पिनर है। वो फेयर नहीं था, उसमें प्रोबेबिलिटी के टेबल में गेम था कि 1 की प्रोबेबिलिटी 0.28 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.12 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.24 है, 4 की प्रोबेबिलिटी 0.36 है। तो मैं क्या हरकत करूंगा, जरा चेक करें। मैंने क्या हरकत कर दी, मैंने कहा भाई अगर तीनों पे 1 आ रहा है तो बेटा ये हमारा रेड है, रेड पे 1 की प्रोबेबिलिटी 0.28 है, ब्लू पे 0.25 है, और ग्रीन पे भी 0.25 है। लेकिन ऐसा हो सकता है बेटा रेड पे 1 है, सही है, 0.28, ब्लू और ग्रीन पे 0.25, 0.25 आ जाए। या तो फिर बेटा ये हो सकता है कि हमारे पास रेड पे 1 है और इस पे 2 है और इस पे 1 है, और ऐसा हो सकता है कि बेटा हमारे रेड पे 2 आ जाए, सही है, और बाकी दोनों में 1-1 आ जाए। और बेटा इस पे 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.12 थी, सही है, 0.12, 0.25। तो बेटा आपके टोटल सम 4 और लेस होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। गाइस किसी को कोई मसला नहीं है आज तक? आई एम श्योर किसी को कोई मसला नहीं होगा। मैं इसमें फिर भी बेटा लिख भी देता हूँ, मैं जरा थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। रेड, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पे क्या है भाई? रेड, 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 सही है। ये रहा हमारा ग्रीन, 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 सही है। अब जब आपके पास ये वाली कहानी हो गई, तो अब आप लोग क्या करेंगे हरकत, जरा इसको यहाँ पे आप लोग अब देखें। यहाँ पे अब हम लोगों ने बड़े आराम से इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ही मजीद और कोई काम है नहीं। अब अगला सवाल मेरे इंटरेस्ट का है, क्योंकि बेटा इस सवाल में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट हुआ था। आमतौर पर मुझे इतना आराम से इंटरेस्ट होता नहीं है किसी सवाल में, लेकिन इसमें आ गया था, सही है। ये पता नहीं इस सवाल में क्या गंद हुई है। हम्म। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, ये भी सवाल था बेटा जो मुझे पसंद था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री स्कोर्स इज 4 और लेस गिवन दैट एक्स इज ऑड। भाई तीनों स्कोर का जो वो है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो तीनों स्पिनर्स है ना यार, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 4 है या उससे कम है। और मैं ये कह रहा हूं कि एक्स एक ऑड नंबर है, यानी कि जो स्पिनर पे जो नंबर आ रहे हैं वो एक ऑड नंबर है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा मेरा जो स्कोर है प्रोडक्ट का, 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का, वो 4 या 4 से कम हो? ऐसा हो सकता है कि तीनों पे 1 आ जाए, तीनों पे 1 आ गया। ऐसा हो सकता है कि बेटा पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे 2 है, फिर तीसरे वाले पे 1 है, और 1 1 2, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक, सही है बेटा। ये एक्स तो ये है ना, अब एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 3। बाकी दोनों पे तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो एक्स वाला है जो रेड स्पिनर है, इस पे या तो 1 आ सकती है या तो 3। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 1 1 1, 1 2 1, 1 1 2, फिर 1 1 3, 1 3 1, ठीक है भाई। फिर 1 1 4, 1 4 1, 1 2 2, और 3 1 1। यानी कि एक्स को अगर मैंने 3 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करा तो बेटा हमारा हमेशा 4 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा बेटा अगर तीनों पे 3 आ गया, एक बच्चे का सवाल है सर तीनों पे 3, अरे भाई 3 3 3 27 होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 4 या 4 के बराबर होना चाहिए, सही है। आप सवाल की वर्डिंग को समझें। भाई ये कह रहे हैं कि तीनों का जो स्कोर प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट वो लेस देन 4 हो, और जो एक्स है ना, यानी कि ये वाला टेबल, इसकी या तो वैल्यू 1 हो या तो 3 हो, यही दो हो सकती हैं। सही है। तो बेटा इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सही है। ये मैं चाहता तो बेटा, मैंने जब करा तो मैंने मेंटली कर लिया, लेकिन मुझे इस बात समझ आ गई थी कि बच्चे मेंटली कर नहीं सकते हैं, तो मैंने बेटा एक एक चीज लिख के दिखा दी पेपर में। आई विल सजेस्ट कि आप भी ऐसी एक एक चीज लिख के दिखा दो, ताकि कोई गलती के चांसेस हो ही नहीं। सही है। तो बेटा आपने क्या हरकत करी, पहले तो ये दिखाया कि भाई तीनों का स्कोर 4 या 4 से कम। अब फिर एक और कंडीशन भी तो है, गिवन दैट एक्स इज ऑड। अरे भाई असल में सवाल था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, एक बच्ची का सवाल आया है कि सर ये 411 या 211 क्यों नहीं हो सकता। बेटा याद रखना, रेड एक्स से रिप्रेजेंट हुआ है, और एक्स बेटा ऑड होता है, एक्स इवन हो ही नहीं सकता, एक्स इवन नहीं हो सकता, यानी कि एक्स या तो वैल्यू 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। ठीक है रमीशा रूफी। अब बेटा ये गिवन दैट एक्स इज ऑड ना, ये तो एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो मैंने क्या हरकत करी, गिवन कंडीशन के अंदर की सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब मैं कह रहा हूँ यार एक्स अगर ऑड होता है तो एक्स ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि या तो 1 हो या तो 3 हो। तो बेटा गिवन कंडीशन क्या है, 0.28 प्लस 2 into 0.12 आया तो बेटा पी आई गेस, तो जाएगा 0.28 प्लस 0.24, तो ये आ जाएगा 0.52। सही है। पहले मैंने क्या करा, तीनों का प्रोडक्ट 4 निकाला, और फिर मैंने गिवन कंडीशन निकाली कि एक्स हमारा ऑड नंबर है। तो बेटा आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, जो आपने 4 का प्रोडक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी सबका सम करके, फिर डिवाइड कर दिया गिवन कंडीशन से 0.52, तो आपका आंसर आ गया बेटा 31/104। अब बताएं ये सवाल में किसी को कोई मसला है तो प्लीज मुझसे पूछो, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि बेटा ये वाला सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। वो आई गेस आखिरी है इस पेपर का। मुझे बस यही एक सवाल अच्छा लगा था, बाकी जरा देख लेते हैं यार, ये तो सवाल बड़ा इजी सा है। बेटा दो टेबल्स हैं, एक टेबल एक्स है एक टेबल वाई है। ठीक है। इन अ रेस्टोरेंट द टेबल्स आर रेक्टेंगुलर, टेबल्स बेटा रेस्टोरेंट में रेक्टेंगुलर है। अब इसमें क्या बात हो रही है, ईच टेबल सीट्स 4 पीपल, हर टेबल पे बेटा 4 बंदे बैठेंगे, टू अलोंग ईच ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। ठीक है भाई। डायग्राम, बेटा टेबल एक्स पे टेबल वाई पे 4 4 लोग बैठ सकते हैं। आज बेटा 2 पेपर करने हैं मुहाद, एक और अभी इसके याद करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, 8 फ्रेंड्स हैव बुक 2 tables एक्स एंड वाई, राजिद एंड सू एंड 10 आर 3 of these friends। बेटा इन 8 दोस्तों में से 3 के नाम बता दिए, रजीत, सू और 10। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द 8 फ्रेंड्स विल बी डिवाइड इनटू 2 groups of 4। बेटा सिर्फ आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं 4 4 के, 1 फॉर टेबल एक्स एंड 1 फॉर टेबल वाई। आपसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं आप बंदों को। ठीक है। ग्रुप्स में तोड़ने का मतलब है सिलेक्शन। फाइंड the number of ways in which this can be done if Rajit and Sue must sit at the same table as each other and 10 must sit at the other table। यानी कि यार मतलब क्या है, ये जो 8 दोस्त है ना, इन 8 दोस्तों में से राजिद और सू ने एक ही टेबल पे बैठना है, चाहे टेबल एक्स हो या टेबल वाई हो। क्लियर है। लेकिन जिस टेबल पे राजिद और सू एक ग्रुप बना के बैठ, यानी कि एक जगह पे बैठ रहे होंगे ना, बेटा उस टेबल पे 10 नहीं बैठ सकता, 10 उस टेबल पे नहीं आएगा जहां पे राजिद और सू है। सही है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि राजिद और सू बेटा पर्टिकुलर लोग हैं ना, वो टेबल एक्स पे बैठ रहे हैं, टेबल एक्स पे बैठ रहे हैं, तो 1C1 हो गया, 1C1 into 1C1 पर्टिकुलर है। बाकी जो 6 दोस्त बचे हैं, उन 6 दोस्तों में से 10 तो अब इस टेबल में नहीं आ सकता। अगर टेबल एक्स पे बेटा राजिद और सू हैं तो 10 नहीं आ सकता, तो हमारे 6 दोस्त थे, बाकी 6 में से फिर कितने बचे, 5 बचे। बाकी 5 में से 2, कोई से भी 2 बंदे इस टेबल पे आ जाएंगे, राजिद और सू बैठे, फिर बाकी 10 नहीं आ सकता, बाकी 5 में से 2 लोग और आ गए। सही है।
और बाकी के जो दोस्त हैं वो दूसरे टेबल वाई पे चले गए। सही है। फिर बात क्या हो रही है, अब टेबल वाई पे चलेगा। अब अगर फर्ज करो राजिद और सू इधर आ जाए, 1C1 इंटू 1C1 इंटू 5C2, बाकी के चारों दोस्त कहाँ जाएंगे, टेबल एक्स पे चले जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 20। क्लियर है बेटा, ये बात सिर्फ डिवाइड कर रहे थे हम बंदों को। सही है क्लियर, किसी को कोई परेशानी। सही है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको और फंडामेंटली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ना बेटा। राजिद एंड सू ऑन एक्स, और कोई मसला नहीं है। अब अगला क्या है भाई सवाल, व्हेन द फ्रेंड्स अराइव एट द रेस्टोरेंट, राजिद एंड सू, अभी लोग क्या कह रहे हैं, व्हेन द फ्रेंड्स अराइव एट द रेस्टोरेंट, राजिद एंड सू नाउ डिसाइड टू सिट एट टेबल एक्स। बेटा राजिद एंड सू ने कह दिया कि हम बैठेंगे टेबल एक्स पे, ऑन द सेम साइड एज ईच अदर। ये बैठेंगे भी बेटा सेम साइड पे, यानी कि अगर राजिद इधर है तो सू इधर है, या अगर राजिद इधर है तो सू इधर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर राजिद और सू इधर आए तो ये आपस में कैसे अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल से। और अगर राजिद एंड सू इधर आ गए तो ये कैसे अरेंज होंगे, अभी भी 2 फैक्टोरियल से। लेकिन याद रखना अब यहाँ पे 10 नहीं आ सकती, या 10 नहीं आ सकता, राजिद भाई और ये सू बहन। अब मैं क्या बात कह रहा हूँ, और से सुनना। अगर राजिद और सू इधर आ गए, नहीं बल्कि, अच्छा नहीं यहाँ पे लिख दिया है बेटा 10, अच्छा ये तो सेम साइड है ईच अदर, 10 डज डिसाइड्स दैट ही डज नॉट माइंड एट विच टेबल ही सिट्स। अब 10 को आप कोई पंगा नहीं रहा राजिद और सू से। पहले था कि दोनों जहां पे बैठेंगे वहां पे मैं नहीं बैठूंगा, अब क्या 10 कह रहे हैं मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब 10 भी आ सकता है टेबल एक्स पे। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिसेंट डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द 8 फ्रेंड्स। अब बेटा नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। अगर फर्स्ट को राजिद और सू एक्स पे आ रहे हैं, सही है, तो ये आपस में इधर बैठ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, या अगर इधर बैठ जाएंगे तो भी 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब बाकी हमारे दोस्त कितने बचे हैं, 6। बाकी 6 के में से कोई से भी 2 दोस्त आएंगे, अगर राजद सु इधर आ गए तो बाकी 6 में से 2 दोस्त इधर आ जाएंगे, और वो आपस में अरेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल से। सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बात सुनो, कि जो बाकी के 4 दोस्त बचे हैं वो अब कहाँ बैठेंगे, टेबल वाई में, और वो चारों आपस में कैसे अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल से। तो हमने पहले टेबल एक्स का अरेंजमेंट देखा, फिर उसके बाद एंड देन टेबल वाई का अरेंजमेंट देखा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राजू और सूद दोनों पॉसिबल पोजिशन पे। फिर 6, बाकी 6 में से 2 दोस्त, वो भी दोनों तो आपस में अरेंज होंगे। फिर बाकी चारों के चारों दोस्त टेबल वाई पाएंगे नेचुरली, और वो चारों आपस में कैसे अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल से। बेटा ये एक सवाल था। फिर इसके बाद, एज दे लीव द रेस्टोरेंट द 8 फ्रेंड्स स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ। अभी 8 दोस्त बेटा एक लाइन में खड़े हो रहे हैं एक तस्वीर खिंचवाने के लिए। Find the number of different arrangements if Rajesh and Sue stand next to each other but neither is at the end of the line। यानी कि जो आठों के आठों दोस्त हैं ना, इन्होंने एक ही लाइन में खड़ा होना है, लेकिन राजिद और सू ने साथ रहना है, और ये लाइन के आखिरों में नहीं आएंगे, आखिर में नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8। बेटा ये एंड में तो राजिद और सू नहीं आ सकते, राजिद और सू इधर कहीं आ सकते हैं इन 6 दोस्तों में। सही है, कोई एक राजिद और सू है, और राजिद और सू ने रहना भी कैसे, साथ रहना है। ये पॉसिबिलिटीज है राजिद और सू की। तो यार जब भी इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं तो मैंने उसके लिए आप लोग को सिखाया था कि यार गैप मेथड ले लो। सही है। यस राना मोहम्मद अयान। तो मैं गैप मेथड यूज करूंगा विदाउट यूजिंग द कॉर्नर्स। तो मैं क्या कह दूंगा जरा इसको समझो, राजिद और सू तो आपस में अरेंज होंगे भाई, कैसे,
2 फैक्टोरियल से। सही है। अब बाकी के जो 4 दोस्त हैं वो भी तो आ रहे हैं ना, तो ये 4 ये दोस्त और एक ये इनका यूनिट, तो ये 5 यूनिट कैसे अरेंज हो जाएंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल से। तो हमने क्या लिखा? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, कोनों में 6 में से कोई एक दोस्त आ जाएगा, फिर दूसरे कोने में 5 में से कोई एक दोस्त आ जाएगा, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। भाई मैंने पहले कोने अरेंज करे, राजेश और सू तो आ नहीं सकते ना भाई, 8 दोस्त हैं टोटल। राजेश और सू हटा दो तो 6 दोस्त बचे। 6 में से एक दोस्त इधर आया और 5 में से एक दोस्त इधर आ गया। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि कोने वाले दोस्तों को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। 6 में से 2 दोस्त ये दो हैं भाई, ये दोनों कोने पे आ सकते हैं, लेकिन फिर वो भी तो आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से। तो मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे ओवरकम करता था? पोजीशन बाय पोजीशन जाके। तो मैंने कह दिया भाई 6 में से एक पहली स्टार्टिंग पोजीशन में, 5 में से एक लास्ट पोजीशन में। अब रिमेनिंग 4 दोस्त और राजस्व का ग्रुप, तो भाई आपने क्या कर दिया, ये 5 ग्रुप बन गए टेक्निकली। तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। और बेटा राजिद और सू आपस में कैसे अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल से होंगे। सही है राना मोहम्मद अयान। तो गाइज यहां पे जाके हमारा पेपर हो गया एंड।